नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EFM पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड के मीनिंग, ये सब है अपन डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो फॉरेन एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज रेट क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट एंड हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड, यानी विदेशी विनिमय या विनिमय दर क्या होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं और उसको किस टाइप से निर्धारित किया जाता है या उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिसके थ्रू आपकी एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिटरमाइन होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एक्सचेंज रेट्स हैं वो होती क्या है। अब सिंपल सा है, जैसे आज की डेट में अपन बात करें तो 73.71 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1 है, यानी एक अमेरिकन डॉलर के बराबर 73.71 होते हैं। तो सिंपल आपकी डोमेस्टिक करेंसी को अदर कंट्री की करेंसी में आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सचेंज रेट हो जाती है। या फिर इसे डिफाइन करना चाहें तो एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज्ड विद अनदर कंट्रीज करेंसी, यानी विनिमय दर वो दर होती है जिस पर देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय करती है या उसमें बदली जाती है, तो उसे विनिमय दर कहते हैं। या फिर और भी इसकी कई डेफिनेशन हो सकती है, जैसे एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, यानी एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है, उसे विनिमय दर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वापस से रिपीट करता हूँ, मान लीजिए ₹74 इज इक्वल्स टू $1 है, तो ये आपकी एक्सचेंज रेट है, यानी भारत की मुद्रा क्या है या करेंसी क्या है, रुपीज हो गई, उसका एक्सप्रेशन आप किस में कर रहे हैं, अमेरिकन डॉलर में। तो इंडिया के 74 रुपीज़ देते हैं तो उसके बदले में अमेरिका का $1 मिलता है। इसे एक्सचेंज रेट, विनिमय दर या विदेशी विनिमय बोला जा सकता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सचेंज रेट्स होती हैं। मेनली इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फ्लैक्चुएटिंग या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स होती है या स्टेबल होती है या स्थिर अथवा स्थायी या इसे निश्चित भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक रेट है वो फिक्स कर दी जाती है और उसके बाद में कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से एक्सचेंज रेट को रिवाइज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने इस सिस्टम को अडॉप्ट करा था 1972 तक। उस टाइम पे कंट्रीज़ को ±1% एक्सचेंज रेट है वो चेंज करने की परमिशन होती थी, यानी कोई भी कंट्री विदाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रायर परमिशन 1% अपने चेंज कर सकते थे। इससे ज़्यादा चेंजेस करने हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 1972 के बाद में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अडॉप्ट कर लिया है, यानी ये वेरी करती हुई मार्केट के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का आता है, यानी स्थायी या स्थिर विनिमय दरों का। अब उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ लॉसेज भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन उसके एडवांटेजेस कौन से होते हैं, यानी उसके लाभ क्या होते हैं, या फिर उसके फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट, उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। जिसमें नंबर 1 आता है प्रमोशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। देखो, किसी भी टाइप का ट्रेड हो उसके लिए सर्टेनिटी होना रिक्वायर्ड होता है, यानी अनिश्चितताओं का माहौल होगा तो वहाँ पे बिजनेस है वो डिस्टर्ब होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जब आपकी एक्सचेंज रेट का सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है फिक्स वाला, तो उस केस में हर एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है दोनों को इसमें बेनिफिट या लॉस होने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए ये 74 इज इक्वल्स टू $1 का लिया है, अगर ये फिक्स है तो इंपोर्टर के लिए भी आसानी रहेगी और एक्सपोर्टर है उसके लिए भी आसानी रहती है। बट कल को ये 75 हो गया, फिर नेक्स्ट डे ये 76 हो जाता है, फिर 72 हो जाता है, तो इस केस में कई बार इंपोर्टर को बेनिफिट मिलता है, कई बार एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलता है, यानी ये चीज़ें अनसर्टेन हो जाती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आपके पास में फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम होना रिक्वायर्ड होता है। सेकंड एडवांटेज इसका आता है प्रमोशन टू फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह को प्रोत्साहन। अब फॉरेन कैपिटल है वो आपके पास FDI के फॉर्म में आती है,
दूसरा आपके पास में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, पोर्टफोलियो में भी आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब आपके यहाँ पे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने से पहले क्या एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए एक पर्सन को एक अमेरिकन डॉलर आज की डेट में इन्वेस्ट करना है तो आज की डेट में 73.71 रुपीज़ उसको मिलते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करता है। तो कल को इंडियन करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मान लीजिए ये रेट है वो 72 रह जाती है, तो उस केस में अब उसको $1 के एवज में ओनली 72 रुपीज़ मिलेंगे, यानी यहाँ पे फिर से अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो जहाँ पे सर्टेन एक्सचेंज रेट होती हैं या फिक्स्ड होती हैं तो उस केस में फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है वो इंश्योर होता है, और स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल यानी विदेशी पूंजी जो आती है उसके टर्म में अपन बात करें तो बड़ा बेनिफिट मिलता है जब आपकी स्थायी विनिमय दर पद्धति या प्रणाली अपनाई हुई होती है। तो फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसमें इंक्रीमेंट आता है, एक्सपेंशन आते हैं। इसका सिंपल रीजन होता है कई कंट्री हैं उनमें आपस में ट्रेड वॉर चलते हैं और उसका एक बड़ा जो रीजन रहता है वो आपकी एक्सचेंज रेट्स भी रहती है। अब हर एक कंट्री जैसे अब प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का है, यानी परिवर्तनशील विनिमय दरें हैं आपके यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में हर कंट्री अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहता है, तो जो ट्रेड के बिहाफ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो नहीं बन पाता है। अगर आपकी एक्सचेंज रेट फिक्स है तो उस केस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और इसके साथ में ही एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इंक्रीमेंट आता है। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जितनी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं सब में प्रोस्पेरिटी आती है, और उनमें प्रोस्पेरिटी आती है तो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हो पाता है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जा रही है वो इसलिए है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप होंगी, सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज ऑफ करेंसी, मुद्रा की प्रतिष्ठा। अब हालांकि मैं श्योर तो नहीं हूँ बट ऐसा अज्यूम करा जाता है कि इंडिपेंडेंस टाइम पे 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1 होता था। हालांकि 1971 में 31 रुपीज इज इक्वल्स टू $1 था, और आज की डेट में वो 73.71 रुपी इज इक्वल्स टू $1 है। अब आप ही अज्यूम करके बता सकते हैं कि इंडियन करेंसी है उसकी क्या प्रेस्टीज या क्या प्रतिष्ठा रह जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपके फिक्स्ड या सर्टेन एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम है तो ये क्वेश्चन है वो राइज ही नहीं होता है। आपकी हर एक कंट्री की करेंसी है उसकी प्रेस्टीज है वो अपने आप बनी रहती है। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर स्पेक्यूलेशन, सट्टे पर नियंत्रण। आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी आपकी करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है उसमें बहुत बड़ा करप्शन वाला पार्ट है वो स्पेक्यूलेशन यानी सट्टे के रूप में देखने को मिलता है। जैसे फॉरवर्ड के ट्रांजैक्शन हो गए, फिर आपके स्पोर्ट के ट्रांजैक्शन हैं, फ्यूचर में क्या रेट होंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो स्पेकुलेटर हैं, सट्टेबाज हैं, वो आपकी एडवांस में रेट्स को डिसाइड करते हैं। अगर फिक्स वाला सिस्टम है तो डेफिनेटली वहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट एडवांटेज में आता है हेल्पफुल इन BOP, भुगतान संतुलन में सहायक। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए बना रह पाता है कि आज की डेट में तो फ्लैक्चुएटिंग सिस्टम है। अब आपकी मान लीजिए डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और आपके इंपोर्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली BOP में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर फिक्स सिस्टम है तो आपको पता है कितना इंपोर्ट होगा कितना एक्सपोर्ट होगा और एक्सचेंज रेट में आपके फ्लैक्चुएशंस आते नहीं हैं, तो BOP या भुगतान संतुलन में भी हेल्प है वो मिल जाती है। ये तो बात होती है एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी सिस्टम है उसके आपके दो पहलू होते हैं, एक आपका पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब नेगेटिव शेड है वो भी अपन देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। जिसमें सबसे पहला आता है सेक्रीफाइस ऑफ नेशंस इंटरेस्ट, राष्ट्र हितों का बलिदान। ये इसलिए होता है कुछ कंट्री हैं जिनकी जो आपकी करेंसी होती है उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। अगर फिक्स वाला सिस्टम रह जाए तो आज की डेट में अमेरिकन डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, फिर उसके बाद में जर्मन का मार्क हो गया, फ्रांस का फ्रैंक हो गया, इन सब करेंसीज या जापान का येन है, इन करेंसीज को नुकसान होता है। तो वहाँ पे आपको अपने जो नेशन इंटरेस्ट होता है उसको साइड में रखना पड़ता है, उसके साथ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेकंड आता है
फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, हालांकि पॉइंट अपना क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, लेकिन यहाँ पे अपन बात करें फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका एक रीजन होता है, एक सर्टेन लेवल तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के बाद किसी कंट्री की, स्पेसिफिकली अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं होता है, तो वो जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं, जिसे डिवैल्यूएशन बोला जाता है। अब ये सिस्टम कंट्रीज अगर अडॉप्ट करने लग जाती हैं तो फिर अचानक से आपके कई सारे फ्लक्चुएशंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फियर ऑफ क्राइसिस इन आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी, कृत्रिम स्थिरता में संकट का भय। आर्टिफिशियल आपकी स्टेबिलिटी इसलिए होती है कि एक सर्टेन टाइम तक आपके बीओपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर अचानक से आपकी डोमेस्टिक डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होगी तो सिमिलरली आप इंपोर्ट है उनको भी ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो आपका जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी अब उसमें क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम है वो आपके आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी होती है, उसके लिए भी एक सर्टेन टाइम के बाद में क्राइसिस में कन्वर्ट कर देता है उसको। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, नियंत्रणों की समस्या। अब जब फिक्स्ड वाला सिस्टम होता है वहाँ पे गवर्नमेंट है वो कई टाइप के कंट्रोल है वो इम्पोज करती है, चाहे वो कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो का हो, या इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का हो, या एक्सपोर्ट पे बैन लगाने का हो। जब इस टाइप की चीज़ें आती है, इंपोर्ट आप बैन कर दोगे तो दूसरी कंट्री आपका यहाँ से होने वाला एक्सपोर्ट है उसको बैन करने लग जाती है, तो वहाँ पे आपके कई सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसका आपकी इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट आने लग जाता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन टू करप्शन, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। ये कैसे होता है? जब आपने कई टाइप के कंट्रोल है वो इम्पोज कर दिए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपने इंपोर्ट बैन कर दिया, फिर क्या होता है स्मगलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी नेबर कंट्रीज के साथ में। ऐसे ही आपने करेंसी को बैन कर दिया तो आपके जो हवाला ट्रेडर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और ये दोनों ही चीज़ें हैं वो करप्शन को लीड करती हैं, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। फिर नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक सर्टेन लेवल तक आपकी कोई भी चीज़ है वो स्टेबल होती है तो ठीक होता है, लेकिन इकोनॉमी की अगर अपन बात करें तो कुछ चीज़ें स्टेबल चल जाएंगी, लेकिन जब तक इकोनॉमी में आपके चेंजेस नहीं आते हैं तब तक इकोनॉमी है वो अपने पेस पे नहीं चल पाती है, यानी एक स्पीड है उसको नहीं पकड़ पाएगी। तो हर चीज़ को स्टेबल कर देना आपकी इकोनॉमी के लिए हानिकारक साबित होता है। तो सर्टेन लेवल के बाद में एक्सचेंज रेट है वो भी आपके बिजनेस में बैरियर बन जाती है। क्यों? कि किसी भी एक्सपोर्टर को जो पहले अमाउंट मिलती थी वही आज मिल रही है, आज से 10 साल बाद भी वही मिलेगी, इसलिए उसके पास कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं रह जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है डाउट इन सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध। देखो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ डोमेस्टिकली आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं होती है, मनी इन सर्कुलेशन को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ही नहीं होती है, उसमें आपके इंटरनेशनल कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो है उसके रिगार्डिंग भी कई सारी चीज़ें हैं वो डिसाइड करी जाती हैं। अब एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आपने बना ली, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा ये आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन फॉरेन कैपिटल आपके यहाँ पे नहीं आ पाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको या आपकी पॉलिसी है वो फेल होने वाली होती है। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम लोगों ने आज स्टडी करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके फ्लैक्चुएटिंग करेंसी सिस्टम है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।